रोजगार। लेकिन यह बताई धाम पंच लिखा था, धाम सरपंच लिखा था, जाऊँ हुआ से मध्याह्न भोजन के कागज बना था कि जाऊँ 20 दिन स्कूल लागे तो हम 15-14 दिन के दे थे, और जाऊँ राशन 30 दिन का आवे का तो हम 20 दिन दे थे। कहीं महिला करती है कि पंच सरपंच करा था कि जिला सीओ करा था कि को करा महिलाओं का संरक्षण। अगर हम यहाँ इकट्ठे रहे और यही बात करते रहे, वो ऐसा नहीं करता हो तो हमारे उद्देश्य पूरा नहीं होता है। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं आपके अधिकारों की और घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम आ गया है, जो प्रत्येक महिला को उसके अधिकार और संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, सबसे पहली बात, ये अधिकारों की शुरुआत बुनियाद हमारी होती है हमारे भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि महिलाओं के लिए यदि आवश्यकता हो तो राज्य कोई भी नया उपबंध लागू कर सकता है। बीजिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा है। हम आज जितनी चर्चा कर रहे हैं, इन सब के पीछे हमारा आधार यही है कि हमारे अधिकारों के संरक्षण का कोई ठोस प्रावधान अभी तक नहीं था। देखिए, संविधान ने कहा है कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये बात हमारे प्रियम्बल से शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा कष्टदायी बात एक महिला होने के नाते हमें ये होती है जब किसी कार्यालय में, किसी क्षेत्र में, किसी घर में महिला की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जाता। पहली बात तो यह है कि व्यक्ति की गरिमा होना चाहिए और महिला की गरिमा तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर ये महिला की गरिमा का प्रश्न तो बालिका के जन्म से ही शुरू हो जाता है, तभी हम उसको गरिमाहीन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब वो बड़ी होती है, उसको शिक्षा से वंचित करना, उसके इलाज नहीं करना, उसके प्रति है व्यवहार करना, ये भी तो उसके प्रति गरिमा की अंतर्गत आता है। हमें इन सब बातों पर ध्यान विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो एक व्यक्ति के रूप में आती है तो समाज में उसके द्वारा जो जीवन यापन के क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं, हर लड़की पहले अपने माँ बाप के बच्चों को, माँ के बच्चों को संभालती रहती है, उसके बाद अपने बच्चों को संभालने लगती है, पता ही नहीं चलता वो कब बच्ची से बड़ी हो गई। और हम आपको बार बार ये कहना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का जीवन और ज्यादा कठिन है, उनके ऊपर ज्यादा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दबाव है। शहर की महिला एक बार कम आमदनी में घर में रह जाती है, पर ग्रामीण महिलाओं को तो निकलना ही पड़ता है और कठिन मेहनत के काम करना पड़ते हैं। देखिए, हम जब आज की बालिका कल की महिला है, पर हमने अभी तक कहीं भी बालिकाओं की ओर ध्यान नहीं दिया है। हमने हमेशा उसको अपने ऊपर एक भार
समझा है, उसके पीछे कारण रहे हैं हमारी सामाजिक बुराइयां और हमारे सोच। बालिका के अपने भी बहुत से अधिकार और उसका परिणाम यह होता चला गया कि बालिकाओं की संख्या तेजी से कम होगी। बालिका को तो मान लेते पराया धन है, चली जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं। बालिका भी एक व्यक्ति है और कम से कम माँ को उसके प्रति ज्यादा संवेदनशीलता होती है या होनी चाहिए। कई लोग मुझसे बड़ी बड़ी सम्मेलनों में पूछते हैं कि माँ ही तो सब, महिला ही महिला के प्रति अत्याचार करती है। उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। जैसा उस महिला ने अपने जीवन में देखा है वैसा ही व्यवहार वो अपनी बच्ची के साथ भी करने लगती है। और कभी सोचा ही नहीं कि बालिका के भी कोई अधिकार है। हमने उसको विवाह में निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया, और तो और महिला का अपने शरीर पर भी अभी तक अधिकार नहीं था। अब जब अधिकारों के प्रति हम जागरूक हुए हैं तो सब एक महत्वपूर्ण बात आती है, समान वेतन समान कार्य का अधिकार। महिला को अभी भी परंपरा है, भले ही वो ऑफ द रिकॉर्ड किया जाता हो, सब किसी को बताया ना जाता हो, परंतु जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, काम कराने वाले लोग हैं, ये महिलाओं को कम पारिश्रमिक देते हैं। जबकि कानून ये हो आ गया है महिलाओं को पुरुषों के समान ही पारिश्रमिक मिलेगा महिला श्रमिक को। और नहीं पालन करने पर उसमें भी प्रावधान है दंड के, परंतु इसका पूरी तरह से पालन नहीं होता। इसके लिए भी हमको सजग होना आवश्यक है। अपनी श्रम विधियों में इसका प्रावधान है। उसके बाद है प्रजनन स्वास्थ्य। देखिए, हमने कल भी आपसे कहा था महिला का सबसे बड़ा जो उसका वरदान है वो कमजोरी मान ली गई है, उसकी मां बनने की क्षमता। प्रजनन स्वास्थ्य की सुविधाएं के लिए महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग सभी में ये बात 2 बजे बाद ये बात पूरी हो जाए। आ रहे उसी पे आ रहे हैं। तो ये अपना ध्यान व्यक्तिगत चीज पर दे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, माँ महिला को माँ बनती है, परंतु कहीं पर भी उसके जो प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी उसकी आवश्यकताएं हैं इनको ध्यान नहीं दिया गया। स्कूलों में बाथरूम टॉयलेट नहीं थे, कार्यालय में बड़े बड़े संभाग के कार्यालय में हमने जाके देखा एक ही दरवाजे से महिला और पुरुष दोनों के शौचालय हैं। तो ये हमारा अधिकार है। महिला की जो नैसर्गिक आवश्यकता होती है उसकी जो आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे प्रदेश में 70% महिलाएं एनीमिक हैं और 40% महिलाएं गंभीर रूप से खून की कमी से पीड़ित हैं। तो ये बहुत जरूरी है इस बात पर ध्यान देना। हमारी पंचायत में हम जो सदस्य हैं या प्रतिनिधि हैं या प्रेरक हैं, हमको अपने लिए भी समय निकालना है, अपनी बहनों के लिए निकालना है कि सबसे बड़ा जो बीमारी का कारण है महिलाओं में खून की कमी का होना। जहाँ 10 महिलाएं मिलती हैं एकदम देख के समझ में आता है इसमें से 7 या 5 एनीमिक है। तो पोषण आहार की जितनी योजनाएं का बहुत प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। अब वो समय गया कि पुरुषों को पता ना चले कि हमारे को 3 दिन नहीं काम करना है, हमको ऐसा नहीं करना है। ये महिला का अधिकार है, ये नैसर्गिक आवश्यकता है, उसको उसकी सुविधा मिलना चाहिए। और कई जगह तो बड़े अच्छे नियम विभागों में बन गए हैं। अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो वहां पर ये पहले झूला गृह, बच्चे की देखभाल के लिए सुविधाएं होना चाहिए, तभी उस बिल्डिंग को बनाने की परमिशन देना चाहिए होगी।
नहीं तो महिला श्रमिकों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी बहुत से अधिकार हैं, पर उनका जब तक हम उनकी जानकारी नहीं होगी हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं, निर्णय में भागीदारी हमारा अधिकार है। लोग नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, वो एक अलग बात है, वो मानसिकता का प्रश्न है। मानसिकता के बदलाव के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो अभी हमारे कम है। इसी संदर्भ में मैं एक बात और बताना चाहती थी स्वास्थ्य में, कि महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा अछूता एरिया है प्रजनन स्वास्थ्य के अलावा महिला का मानसिक स्वास्थ्य, जबकि बहुत जल्दी महिला के लिए कहा जाता है उसे नहीं, उसका दिमाग ठीक नहीं। अगर महिला ने कोई नई बात कही तो लोग कहेंगे वो दिमाग खराब हो गया। ऐसा नहीं है। महिला का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का संरक्षण करना हमारा अधिकार है, और उतना ही हमारे, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं की जो बीमारी है वो मानसिक दबाव के कारण, अपनी बात नहीं कह सकने के कारण, और निर्णय के योग्य उसे नहीं समझा जाता। महिला के निर्णय बहुत विवेकपूर्ण होते हैं और महिला के निर्णय निष्कपट होते हैं, इसलिए उसे निर्णय लेने के अधिकार के लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे जब तक उसमें क्षमताएं नहीं होंगी वो सही निर्णय नहीं ले सकेगी। नेतृत्व की क्षमता उसमें होना बहुत जरूरी है। नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? केवल वो वाली नेतागिरी से नहीं है, चुनाव लड़ने वाली या किसी प्रचार प्रसार करने। नेतृत्व से तात्पर्य है कि दूसरों से काम कराने की क्षमता, वो हमें होना बहुत जरूरी है। और हमको अपने सारे हितों को अपने समूह में समाहित कर देना चाहिए। अभी जो प्रश्न आ रहे थे उनसे मुझे बहुत अच्छा लगा था कि नेतृत्व का हमारी बहनें सही उपयोग कर रही हैं। आपको इसलिए कष्ट नहीं है कि आपको नहीं मिला, आपको कष्ट इसलिए है कि लोगों को, आम आदमी को नहीं मिला। तो दूसरों से काम कराने की क्षमता होना बहुत जरूरी है, तभी तो लोग आप पे विश्वास करेंगे और आप अपने कार्य को सही तरीके से पूरा कर पाएंगी। स्वार्थ रहित होना चाहिए और एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए जो काम आपको करना है। लीडरशिप क्वालिटी भी एक बहुत बड़ी आपकी क्वालिटी है, आपका अधिकार है यदि आप जनप्रतिनिधि हैं। और एक बात हम आपको और बताएं, एक बहुत बड़ा अधिकार आपको मिला है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। वो ये अभी तक जो भी काम होते थे किसकी बलदियत से होते थे? पिता की बलदियत से। आजादी के बाद सन 2000 तक माँ के नाम का कहीं स्थान नहीं था। सबसे पहले बड़ा ह्यूमिलेट किया जाता था बच्चों को, बहुत प्रताड़ित किया जाता था स्कूल में, पिता से सिग्नेचर करा के लाओ, ऐसा करके आओ, पुलिस थाने में, बच्चों के स्कूलों में, सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक अवसरों पर। आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ जो शायद आप तक पहुंची हो या ना पहुंची हो। नागपुर के हाईकोर्ट ने एक निर्णय 2000 में दिया था कि माँ का नाम पिता के नाम के साथ लिखना जरूरी है। उसके बाद 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि केवल माँ ही नेचुरल गार्जियन, नहीं तो अभी तक तो ये तमगा किसके हाथ में रहता था? पुरुष के। और इसके लिए माँ को बहुत दबना भी पड़ता था कि आगे नाम तो उसी का चले। बहुत सही बात है। एक मुशायरे में बड़ी अच्छी बात सुनी थी मैंने, माँ सत्य है पिता विश्वास। माँ बताती है बच्चे को कि तुम्हारा ये पिता है, तो माँ नेचुरल गार्जियन है। अब तो आप विदेश जाएं, देश में रहें, अपना कुछ भी कार्ड बनवाएं, बच्चे का स्कूल में नाम लिखाएं, माँ का नाम लिखना बहुत जरूरी है। ये हमको बहुत बड़ा एक अधिकार मिला है। अगला हमारा एक अधिकार और है, मैंने अलग अलग विधियों से सब निकाल के तैयार किए थे, कि कार्य क्षेत्र में यौन प्रताड़ना। हम जहाँ काम करते हैं, कार्यालय में, पंचायत में, सभाओं में, सरकारी कार्यालय जाते हैं, हमको कि
कितने अश्लील शब्दों का, पक्तियों का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं करना पड़ा, पर आम महिला को करना पड़ता है। उसके ऊपर कोई भी दोषारोपण लोग लगा देते हैं, चरित्र को लेके कुछ बोल देते हैं। अगर वो किसी से बोलिए कहानी तो सुबह से शुरू हो जाती है, चाहे शहर की हो चाहे गांव की हो। इसके साथ निकली, कहाँ गई, कौन से कपड़े पहने, कब लौट कर आई। घर में पति भी, ससुराल वाले भी बोल देते हैं अगर थोड़ी देर हो गई तो। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। परिवार में, समाज में, सब जगह बात करते। पहली बार 1997 में महिला को यह अधिकार मिला कि अगर इसमें 5 बातें हैं, महिला के साथ ये 5 बातें होती हैं तो वो इसकी शिकायत करेगी और वो क्रिमिनल केस के बराबर, क्रिमिनल अपराध माना जाएगा। इसके लिए हर कार्यालय में एक कमेटी भी बना दी गई है कि वहां पर हम शिकायत कर सकते हैं। यदि कोई आपको गलत तरीके से छूने का प्रयास करता है, शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, कोई अश्लील शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि हम महिलाएं कि हमारे प्रति कोई पक्तियां कसता है, हम अपनी सीट पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं और कोई हमको गलत चित्र दिखाता है या हमारे बारे में दीवार पे कोई कुछ लिखता है, दुष्प्रचार करता है, ऐसे किए गए कार्य की शिकायत उसी विभाग की समिति को करें जहां हम कार्य करते हैं। या ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक बहुत बड़ा अपराध है। ये कब मिला हमको अधिकार? 97 में, सितंबर 97 में। राजस्थान में एक, अभी तक तो हम खुद ही आवाज नहीं उठा पाते थे। पुलिस में जो महिलाएं काम करती हैं वो कहती थी कि हम आपको सबके सामने बता नहीं सकते कि हमारे लिए थाने में या समाज में क्या कहा जाता है, और जो उन्हें बातें कहीं से रोकते खड़े हुए मेरे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ध्यान तब गया इस बात पर जब वो विशाखा नामक संस्था में, एक महिलाओं सामाजिक संस्था थी वहां राजस्थान में, उसने शिकायत की कि उसके साथ अश्लील व्यवहार कार्य क्षेत्र में किया गया। उसके बाद ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से आया कि इन 5 तरह के यदि कार्य महिला के साथ किए जाते हैं तो पहले वार्निंग दी जाएगी, कमेटी को से पूछा जाएगा, और लगता जब इसका कुछ भी प्रमाण मिलता है, प्रमाण तो मिलना महिला को, प्रमाण की बात तो छोड़ दीजिए, अगर वो बात सही होती है, महिला स्वयं भी कहेगी तो उसको सही माना जाएगा। कोई महिला अपनी बदनामी कराना अच्छा नहीं समझती जब तक वो सही ना हो। बल्कि महिलाएं तो कार्यालयों में इन बातों को छुपा जाती हैं कि उनके साथ क्या व्यवहार। उसे तो एक पुरुष के साथ यदि खाना भी खा लिया कार्यालय में बैठ के, क्योंकि हम तो अधिकारी हैं, अपने कमरे में बैठते हैं, वो एक बड़े हॉल में जहाँ महिलाएं काम करती है उनको कितनी कठिनाई होती है। तो ये कहा गया जो भी महिला किसी ऐसे जगह काम करती है, ध्यान से सुनेंगे, जो भी महिला किसी ऐसे जगह काम करती है जहां उसके बदले में उसको कोई पारिश्रमिक मिलता है, वो उसका रोजगार कहलाएगा। वहां अगर उसके साथ नियम कानून तो ये कहता है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए है, पर प्राइवेट में लोग पैसा देके उस बात को दबवा देंगे या और तरीके से लालच देके दबवा देते हैं। पर कहीं भी कार्य क्षेत्र में जहां महिला काम करती है उसके साथ अगर अश्लील व्यवहार होता है, यौन पर आधारित प्रताड़ना होती है, तो वो उसकी शिकायत कर सकती है। वो एक बहुत बड़ा अपराध। नेक्स्ट। हाँ जी, हम लोग खाना मध्याह्न भोजन मिला है, हम लोग खाना बनाते हैं, तब मास्टर लोग कहते हैं कि अपने घर से ले आओ, बनाओ नहीं सकता, अर्जी दे दे, तुम्हें सस्पेंड कर दे। नहीं ऐसा महिला होने के नाते हम गरीब मनी कहाँ पाए, हम इस तरह का इसकी शिकायत आप लोगों को लिख कर देना चाहिए। नहीं दे रहे थे, कहा आंगनबाड़ी में जाके कहा बैठिए। आंगनबाड़ी हाँ, अभी 2 बजे 2:30 बजे के बाद भोजन के बाद हम इन्हीं विषयों पे बात करेंगे।
थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम बात कर लें जो जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। संपत्ति का अधिकार, देखिए अभी तक ये परंपरा रही है कि महिला को संपत्ति से वंचित रखा जाता है। महिला को संपत्ति का अधिकार लड़की को नहीं दिया जाता था, कह रहे थे उसको दहेज दे दिया। पर ये आपको मालूम होगा 2005 में एक उत्तराधिकार नियम जो है ना हमारा, उसमें संशोधन हुआ है और उसमें कहा गया है कि लड़की और लड़के दोनों के समान अधिकार होंगे। ऐसा नहीं है कि लड़की ससुराल चली गई, उसकी धारा 6 में संशोधन किया गया है, 4 को विलोपित कर दिया गया है। लड़की और लड़के के संपत्ति संबंधी अधिकार बिल्कुल एक होंगे। मकान, जमीन, खदान, खलिहान सब में उसको पुत्र के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। अभी तक ये मान्यता रही है कि तो दूसरे घर चली जाएगी, जमीन का कोई मतलब नहीं होगा। अब इसको विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया है और लड़की को समान हिस्सा देना होगा। ये आप भी ध्यान रखेंगे, आपकी बच्ची भी होगी। हमें महिलाओं को समान संपत्ति के अधिकार मिल गए हैं। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। देखिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू हिंसा व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि केवल शहरों में, शहर में इसके अलग तरह के रूप हैं, गांव में अलग तरह से। अभी तक क्या था, ये तो आप जानते हैं सब बातें कि महिला के साथ दो दर्जे का व्यवहार किया जाता है। एक अध्ययन किया था हमने मध्य प्रदेश के 33 जिलों में, उसमें एक बात सामने आई, 70% लोग महिला के साथ हिंसा करते हैं वो परिवार के ही होते हैं या रिश्तेदार होते हैं। 30% लोग बाहर के होते हैं। घर के व्यक्ति के लिए महिला कुछ कह नहीं सकती। पुरुष ने गाली दी, बाहर निकल गया, महिला कुछ प्रमाणित नहीं कर सकती कि उसको गाली दी गई, बात तो हवा में चली गई, पर उसको जो मानसिक आघात पहुंचता है उसकी कोई भरपाई नहीं होती। उसके चरित्र के ऊपर आक्षेप लगा के जो समाज में फैला दिया जाता है उसकी कोई भरपाई नहीं होती। इसीलिए एक अधिनियम आया, नेक्स्ट अधिनियम आया 2005 में, बहुत बढ़िया अधिनियम है, जिसने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण, दिख रहा आप लोग को, घरेलू हिंसा से संरक्षण दिया। ये हर महिला को ये अधिकार प्राप्त है कि वो घरेलू हिंसा से अपना संरक्षण करे। अभी तक देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चिंता नहीं थी, पर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी चिंता व्यक्त की गई है और राज्य को ये कहा गया है राज्यों से कि वे स्वयं हस्तक्षेप करें और घरेलू हिंसा को रोकें, क्योंकि महिलाओं की जो खराब स्थिति है उसका सबसे बड़ा कारण है घरेलू हिंसा। आपको मालूम है आज भी 30% महिलाओं की घर में पिटाई होती है, बहुत पिटाई होती है। उनके प्राइवेट पार्ट्स में ऐसी चोट पहुंचाई जाती है, सिर में चोट पहुंचाई जाती है जो पता भी नहीं चल पाती, जिसकी जानकारी भी वे सबको नहीं दी जा सकती। और ये कहा जाता था कि घरेलू हिंसा तो उनका व्यक्तिगत निजता का मामला है। हम ही कहते थे पड़ोस को चोरा मत पड़ो, बीच में उनके घर का मामला है, पर अब ये निजता का मामला सामाजिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करना मानवाधिकार का संरक्षण। और अभी तक कोई कानून नहीं था जो घरेलू हिंसा को रोक सके। 498 मेरी महिला शिकायत करती थी, नेक्स्ट 498 में महिला जी शिकायत 498 में करती थी, तो उसे दहेज प्रकरण मान के और गंभीर कार्रवाई तो होती थी, परंतु उसके बाद महिला अपने परिवार को नहीं बचा पाती।
कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसका परिवार टूटे, उससे उसके बच्चे प्रभावित होते हैं, उसका स्वयं का जीवन प्रभावित होता है। अतः 10 साल से लगातार महिला संगठन आवाज उठा रहे थे, महिलाएं खुद भी आवाज उठा रही थी कि कोई ऐसा कानून हो जिससे एक सामाजिक कानून बनाया जाए जिससे महिला घरेलू हिंसा से अपना संरक्षण कर सके। बहुत कम प्रतिशत है जिनके यहाँ घरेलू हिंसा ना हो। अधिकांश घरों में गाली दे देना, धक्का दे देना, बाहर निकाल देना, उनको मानसिक, हम तो कहते हैं कि इस अधिनियम ने कहा कि यदि महिला को डरा दिया, धमका दिया, तो वो भी उसके साथ घरेलू हिंसा है। नेक्स्ट, तो ये कहा गया कि इसके लिए राज्यों को हस्तक्षेप करना बीजिंग कॉन्फ्रेंस में बहुत जरूरी है, क्योंकि घरेलू हिंसा दिखती नहीं। लोग पति पत्नी फिर अच्छे हंसते बोलने लगते हैं, महिला बोलने लगती है, पुलिस को बताओ कि उस घर में मारपीट होती तो लोग कहते भाई उनका घर का मामला है। तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम उनके लिए आया है जो महिलाएं अकेली हैं, विधवाएं या वृद्धा हैं। अभी तक हमारे जितने नियम कानून थे, आप बाहर जाके बात करें बहन, अभी तक जितने नियम कानून थे केवल विवाहित महिलाओं के लिए। ऐसी महिला जो वृद्ध है, अगर उसकी बेटा उसको परेशान करता है, कोई कानून नहीं था। एक बहन मायके में आके रहने लगती, प्रताड़ित होती, उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं था। एक विधवा भाभी घर में रहती है मान लीजिए, या बहन, या परित्यक्ता, या किसी भी तरीके से एकल महिला, अकेली महिला, उसके लिए संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। ये घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया। और इसमें कौन कौन लोग आते हैं? परिवार में जो लोग साथ रहते हैं, जिससे विवाहित रिश्ता हो। बहू भी मेरे साथ अगर खराब व्यवहार करती है तो वो भी मेरे विवाह के बाद मेरे घर आई है। वैसे महिला के खिलाफ सीधी शिकायत इस अधिनियम में नहीं की जा सकती, परंतु ऐसे लोग आते हैं जिनसे विवाहित रिश्ता हो, संयुक्त परिवार के हो, एक छत के नीचे रहते हो संयुक्त परिवार में, जो बहनें, माँ। एक बात सबसे बड़ी खूबी है इसमें कि जो जो पुरुष और महिला एक साथ रहते हो, भले वो विवाहित नहीं हो, उनके लिए भी ये होगा। हम कितने गलत शब्द का प्रयोग करते थे अभी तक ऐसी महिला के लिए, उसके अधिकारों को भी संरक्षण इस अधिनियम ने दिया। वो भी अपने अधिकार पति से, अपने साथी से मांग सकती है जिसके साथ वो पुरुष रहता है। क्योंकि बहुत सी सामाजिक परंपराएं थी, मालवा में नाकरा है, कहीं छत्तीसगढ़ में चूड़ी पहना देते हैं, कहीं बहुत तरह की ऐसी परंपराएं हैं, परंतु अभी तक उनका कोई सामाजिक विधिक रिकॉग्निशन नहीं था, जिससे उनको संपत्ति का अधिकार, एक तो मायके से भी वंचित हुई संपत्ति से, और यहाँ से भी वंचित हो जाती थी क्योंकि विधिवत विवाह नहीं हुआ है, या एक पत्नी है तो दूसरी पत्नी का अधिकार उसको नहीं मिलेगा। परंतु अब एक पत्नी है और दूसरी उसने महिला को साथ रखे तो उसको भी अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट, ये अधिनियम पारित हुआ, इसमें 5 अध्याय हैं, ये हमने आपको दिया है, ये आपकी उसमें दिया है। नेक्स्ट, इसका मूल आधार है इक्वल राइट। संविधान में तो बहुत से प्रावधान है, परंतु ये नया प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के द्वारा, परिवार में होने वाली हिंसा से संरक्षण। अब आता है प्रश्न, इसमें आपको सिर्फ एक कार्यवाही करना होगी। राज्य के द्वारा संरक्षण अधिकारी बना दिए गए, जितने भी सीडीपीओ हैं अभी हमारे देश में, वो सब संरक्षण अधिकारी। केवल अगर आपके घर में, ईश्वर न करे आपके घर में हो या पड़ोस में कहीं पर भी घरेलू हिंसा होती है, तो आपको केवल संरक्षण अधिकारी को सूचना देने की जरूरत है।
वो एक DIR फॉर्म कहलाता है। वो फॉर्म भरेगा महिला से बात करके, और नेक्स्ट, और बात करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब के आदेश होंगे उस महिला को संरक्षण देने के लिए। हमें पुलिस थाने जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखिए, अगर हमारे पास संरक्षण अधिकारी नहीं सुनता है या नहीं मिलता है, तो हम इसके लिए सीधे मजिस्ट्रेट साहब के पास भी जा सकते। पर हमारी महिला कोर्ट भी नहीं जाना चाहती और संरक्षण अधिकारी 5 बजे के बाद नहीं मिलता, समस्या तो है। तो कोई भी ऐसी संस्था जो सेवा प्रदायकर्ता के रूप में घोषित की गई, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा हर जिले में सेवा प्रदायकर्ता संस्था अधिकृत कर दी गई है। प्रत्येक जिले में अब तो 50 जिलों में हो गई है। और उस संस्था में जाके अगर आप अपनी बात कहेंगी या जिसके बारे में कहना है बताएंगी, तो वो उस फॉर्म को भर के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकती है या संरक्षण अधिकारी को दे सकती है। 3 दिन के अंदर, तीसरे दिन तक आपकी सुनवाई, उस महिला की सुनवाई हो जाना चाहिए। तो देखिए, महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी संरक्षण देने के लिए ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, इसकी कुछ विशेषताएं, यही महिलाओं के अधिकार है। पहली बात तो ये कि ये उन महिलाओं के लिए भी है जो विवाहित नहीं है परंतु विवाहित प्रकृति के रिश्ते में रहती है, मित्र के रूप में रहती है, साथी के रूप में रहती है, उनके लिए भी ये अधिनियम है। दूसरा, पहली बार इस अधिनियम में परिभाषा दी गई है कि घरेलू हिंसा क्या है। महिला कभी घरेलू हिंसा प्रमाणित नहीं कर सकती। घर में ही महिला को सुरक्षा दी है। बाहर जाना, आपने पेट बुलाना तब कहते जा निकल जा, रात को 2 बजे निकाल दिया बाद महिला को, अब लौट के नहीं आना है, दरवाजे बंद हो गए। अब ऐसा कोई नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि घर में ही उस महिला को सुरक्षित रहना है, पति को चाहे बाहर। उस क्षेत्र में अगर बहुत ही संवेदनशील मामला है तो पति को मनाही होगी उस क्षेत्र में कम जाने के लिए, महिला के लिए अलग स्थान करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, दहेज प्रताड़ना भी इसी के अंतर्गत आती। ज्यादा मामले दहेज प्रताड़ना को लेकर भी होते हैं। तो नेक्स्ट, इसमें ये सब परिभाषाएं जो अधिनियम में होती हैं। नेक्स्ट, इस अधिनियम में महिलाओं के जो अधिकार हैं वो ये हैं कि महिला के साथ शारीरिक, यौन, मौखिक और आर्थिक प्रताड़ना नहीं की जा सकती। उसको गाली नहीं दी जा सकती, उसको किसी दबाव में नहीं रखा जा सकता, उसको कोई भय नहीं बताया जा सकता। उसके इच्छा के विरुद्ध उससे पति भी यौन संबंध स्थापित नहीं कर सकता। महिला को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया। और आर्थिक प्रताड़ना, कई लोग पैसे नहीं देते हैं, सामान ला के नहीं देते हैं, घर की चीजों का उपयोग नहीं करना देते, वो सब भी इसके अंतर्गत आती है। और सबसे बड़ी खूबी है इसकी कि दहेज प्रताड़ना। दहेज प्रताड़ना वैसी नहीं होती कि कैश मांग लिया जाए। दहेज प्रताड़ना उस तरह की भी होती है कि बड़े बड़े अधिकारियों को देखा कि जो उसकी मायके की संपत्ति है उसको अपने नाम कर लेते हैं, उसके जेवर छीन लेते हैं, जो उसका स्त्री धन है। मध्यम वर्ग में जब मकान बनेगा तो सबसे पहले स्त्री के जेवर बिकते। ऐसी घटनाएं सुनी है। तो ये अब दहेज या उससे कोई अनुचित मांग नहीं कर सकता। नेक्स्ट, महिला घर में ही सुरक्षित रहेगी। मजिस्ट्रेट के आदेश होंगे, DIR फॉर्म भरने के बाद और महिला अपने घर में सुरक्षित रखी जाएगी। और महिला के साथ किसी भी तरह का यदि खतरा है तो उससे संरक्षण देने के संरक्षण आदेश न्यायपालिका जज मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा होंगे और आर्थिक मुआवजा भी उस
पति को या व्यक्ति को या कोई जो भी परिवार सदस्य है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि यदि चोट लग गई इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए। बच्चों के पालन पोषण के लिए अलग हो गए, बात करना बंद कर दिया, बच्चों के लिए पैसे मांगेंगे, पति नहीं देगा या घर के लोग नहीं देंगे, तो ऐसा अब नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी परिभाषा दी है, देखिए ये परिभाषा हम सब समझा देंगे। व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्ति यानी कोई भी जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य सुरक्षा के जीवन के अंगों, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, सिर में खून निकल गया, ऐसा नहीं करता। वो यदि कोई क्षति पहुंचाता है या क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, कई धमकाते, फोन से धमकी देते हैं, चिट्ठी से धमकी देते हैं, तुम्हारे भाई को उठा लेंगे, तुम्हारी बहन को देख लेंगे, महिलाओं को कितनी धमकियां मिलती है, तुम्हारी लड़की को देख लेंगे। ऐसा जो करता है और जो करने में मदद करता है, दोनों के लिए अधिनियम लागू होगा और इसके नियम आपराधिक, इसके लिए बहुत कड़ी आपराधिक सजा भी है। देखिए कहते हैं भय भी न होए प्रीति, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये घरेलू हिंसा हमेशा होती रहेगी। इसमें दो बात है, संक्षिप्त में हम बता दें। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक हिंसा, उससे संपत्ति को छीन लेना, और दूसरा है उसके दहेज देना और उसके बदले दहेज भले सीधे विवाह में ना लिया जाए, उसके मायके से मिली संपत्ति को मांगना, उसकी व्यक्तिगत अर्जित की हुई संपत्ति को मांगना, ये भी इसमें आता है। ऐसा काम करने वाले को भी सजा है और काम करने में मदद करने वाले। और ये बताइए नेक्स्ट, इसकी जानकारी कौन देगा? देखिए प्रयास करने वाले को सजा। कोई नहीं कह सकता कि मैं देख लूंगा, मैं निपट लूंगा, कोई दादागिरी अब पुरुषों की इसमें नहीं चलेगी। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, समाज में सब हो रहा था अभी भी हो रहा है, गांव में भी हो रहा है, शहर में भी हो रहा है। नेक्स्ट ये उदाहरण है, जब थप्पड़ मार दिया, ये क्या पढ़े, मुक्का मार देना, धक्का दे देना। नेक्स्ट ये नियम महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगी, 18 साल तक के बच्चे के लिए भी लागू होता है, लड़के लड़की के लिए और महिला, क्योंकि 18 साल तक तो उसके गार्जियन नाम होते हैं, तो कार्रवाई तो हम ही करेंगे। नेक्स्ट, अपमान कर देना। अगर कोई रोजगार आप करना चाहती हैं, घर में कोई उद्योग छोटा मोटा करते हैं, उससे रोकता है, नेक्स्ट उससे कोई रोकता है, विवाह करने का निर्णय ना लेने देना, मायके ना जाने देना, ये भी आता है इसमें। आप जनप्रतिनिधि बनना चाहती है, इससे रोकना, समाज सेवा करना चाहती है, उससे रोकना। नेक्स्ट, ये सारी बातें इसमें आती हैं। पैसे छीन लेना। नेक्स्ट देखिए पीछे, इससे पीछे वाला, ये बात महत्वपूर्ण है कि यदि कहीं पर भी ऐसा कोई घटना हो रही है तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसकी सूचना संरक्षण अधिकारी को दें। कोई भी नागरिक इसकी सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले पर की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी। अभी तक हम सूचना इसलिए नहीं देते थे क्योंकि हम सूचना देंगे तो हमें अदालत में जाना पड़ेगा गवाही देने। अब ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, इसके लिए संरक्षण अधिकारी बनाए गए। संरक्षण अधिकारियों के कोई काम है। अभी तो हमारे देश में, प्रदेश में महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी को संरक्षण अधिकारी बनाया गया है, पर अभी एक नियम आया है 2006 में। उसके अनुसार ये तय किया गया है कि कोई भी महिला जिसने 3 साल तक सामाजिक क्षेत्र में काम किया है उसे संरक्षण अधिकारी बनाया जा सकता है, और जो बनाया जाएगा वो 3 साल तक अपने पद पर रहेगा। नेक्स्ट, ये सब काम है। महिला को मुआवजे की जानकारी देना,
उसकी रिपोर्ट लिखना, न्यायालय तक पहुंचाना, अगर उसको कुछ चोट लगी है तो अस्पताल में उसकी जांच कराना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उसको आश्रय स्थल दिलाना। नेक्स्ट, संरक्षण गृह एनजीओ होते हैं और भोपाल में तो एक महिलाओं पर काम करने वाली संस्था है, उसको संरक्षण गृह सेवा प्रदाता घोषित किए गए हैं, उनका अपना संरक्षण गृह है। पर हमारे ये प्रस्ताव है विभाग को, शासन को हर जिले में होना चाहिए। मेरे भी ऐसी है, हमारे यहाँ जो रीवा में बना है जी, जो बनाया गया है, यहाँ पर दो ही चीजों की कमी है कि जैसे महिलाएं रखी गई, शेल्टर में वहाँ कोई चौकीदार है और ना कोई वहाँ पे खाना बनाने वाला। मान लीजिए 4 दिन रखना पड़ा किसी महिला को, मैम कोई ऐसा नहीं कि जहाँ भोपाल में यही हुआ, एक महिला को रखा गया और वहीं आके सामने उसके पति उसको धमकी देते थे अपने 2 मित्रों के साथ हथियार लेके आके, क्योंकि कोई प्रॉपर वहाँ चौकीदार नहीं है। तो उषा किरण योजना में भी उषा किरण अभी मैडम ने जैसे बताया घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत में आश्रय गृह की बात आई, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैडम ने कहा कि शासन को ये करना चाहिए कि सभी जिलों में आश्रय गृह की स्थापना हो। शासन का ये प्रयास है और बहुत जगह बहुत ज्यादा कई जिलों में हो भी चुका है। जहाँ पर नारी निकेतन केंद्र शासकीय रूप से है, उन्हें सभी जगह आश्रय गृह शासन द्वारा घोषित किया गया है। पर अभी अपने मध्य प्रदेश शासन में केवल 4 ही जगह पे नारी निकेतन केंद्र है, उसमें सतना जिले में भी नारी निकेतन पूर्णकालिक नारी निकेतन केंद्र है। तो सतना के नारी निकेतन केंद्र को भी आश्रय गृह शासन के द्वारा घोषित किया जा चुका है। और अगर कहीं भी घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट के तहत में कोई पीड़ित महिला है, यदि वो आश्रय लेना चाहती है, उसको घर में कोई परेशानी है या दिक्कत है या उसे ये संभावना है कि हमें मारा जाएगा या हमारे ऊपर हिंसा की जाएगी, तो वो आसपास के कहीं किसी भी जिले की हो सकती है, पर सतना में नारी निकेतन में उसको आश्रय दिया जाएगा। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति के लिए ये सब नियम है, इससे आपको उतना सीधा संबंध नहीं है। नेक्स्ट, ये हमने आपको बताई बातें कि संरक्षण अधिकारी की क्या दायित्व है। अगला बढ़ो। हाँ, सेवा प्रदाता वो एनजीओ होगा जो रजिस्टर्ड सोसाइटी, उसके काम होंगे महिला को आश्रय प्रदान करना, उसका रिकॉर्ड रखना जो प्रताड़ित है और उसके अभियोजन में सहायता करना, उसकी चिकित्सा जांच कराना। देखिए, सरकार के दायित्व है इस संबंध में योजना बना के क्रियान्वित करना और प्रशिक्षण देना, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल तरीके से विभिन्न इकाइयों से समन्वय करना। ये प्रावधानों की प्रक्रिया है कि जब आप कोई केस दर्ज होगा तो उसके बाद 2 दिन में पहली सुनवाई होगी और 60 दिन में पूरा केस निपट जाना चाहिए। इसमें समस्या ये होती है ज्यादातर कि तामीली समय पर नहीं हो पाती। यहाँ उसने घरेलू हिंसा की और चंडीगढ़ भाग गया, तो इतनी जल्दी कार्रवाई में इसमें कठिनाई होती। तो इसमें 2 विशेषताएं हैं इस अधिनियम में कि यदि जरूरत हर कदम पे काउंसलिंग का प्रावधान, परामर्श का प्रावधान, दोनों की सहमति से यदि मजिस्ट्रेट चाहे स्थिति को देखकर तो काउंसलिंग हो सकती है। जो काउंसलर होगा वो किसी एक से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और उस समय पूरी मॉनिटरिंग संरक्षण अधिकारी करेंगे। एक और प्रावधान है कल्याण विशेषज्ञ। अगर कभी कभी घरेलू हिंसा इसलिए होती है कि कोई का दिमाग खराब है, किसी को कोई बीमारी है या बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस विषय के विशेषज्ञ से भी सलाह लेने का मजिस्ट्रेट आदेश कर सकते। हर कदम पे कौन से इसका उद्देश्य, मेरा कहने का तात्पर्य इस अधिनियम का, इस कानून का उद्देश्य है परिवार को तोड़ना नहीं, हर संभव प्रयास करके प्रत्येक कदम पे परिवार को जोड़कर रखना। इसमें अगर कार्यवाही नहीं हुई तो जो संरक्षण अधिकारी उसको सजा का भी प्रावधान है, परंतु राज्य शासन से अनुमति लेना पड़ेगी। ये तभी हो सकता है जब उसने लापरवाही की हो या किसी गैर नियति से सही काम न किया। इसमें 37 प्रावधान है। ये ट्रैफिक कंपनी, ये तो संरक्षण अधिकारी के काम का है।
कौन सी की बात हमने बता दी आपको? ये भी बता दिया। बढ़ो आगे, बंद कमरे में कार्रवाई, अगर आवेदक का निवेदन करें तो बंद कमरे में कार्रवाई हो सकती है और एक व्यक्ति को रखा जा सकता है जिसके लिए वो अनुमति दे। एक व्यक्ति रह सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई और मुकदमा चल रहा है जिसके बारे में घरेलू हिंसा के अंतर्गत शिकायत की है, उस पर पहले कोई मुकदमा चल रहा है तो हम DIR फॉर्म जो भरेंगे उसमें उसकी भी जानकारी देना होगी। और यदि कोई संरक्षण आदेश का पालन नहीं करेगा तो IPC CRPC के अंतर्गत जो प्रावधान है, एक संज्ञेय अपराध की कार्यवाही उस व्यक्ति पर की जाएगी। ये महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को रोकने का एक सामाजिक स्तर पर प्रयास है। वो शेयर करें कि 2 दिन आपको क्या लगा, क्या सीखा, बताना चाहेंगे आप? 1 लाइन, 2 लाइन में, 1 मिनट में? पीछे से कोई बहने, आपको यहाँ कैसा लगा? एक खड़ा होकर बताइए, तुम तो अच्छा लगेगा। 1, 2, 3 लोगों को बताएं, पर बताएं। फीडबैक फॉर्म आपको भरकर देकर जाना जरूरी है। आप फीडबैक फॉर्म भरेंगी, आपको प्रमाण पत्र वहां से आपके पते पर पहुंचेगा। देखिए, हमारे महानिदेशक यहाँ बहुत कम समय रहे, इसलिए आपके सर्टिफिकेट तैयार नहीं हो पाए, क्योंकि महानिदेशक के हस्ताक्षर के बिना आपके प्रमाण पत्रों का कोई औचित्य नहीं होगा। हम भोपाल जाके 1 सप्ताह के अंदर आपको 3 दिन में भेज देंगे, 1 सप्ताह में आपको प्राप्त हो जाएगा। हमको विश्वास, और जिसका पता आपको ठीक से नहीं मालूम होगा, हम वो सब प्रमाण पत्र हम CO साहब के पास भेज देंगे। पहले तो हमारी कोशिश होगी कि सीधे आपके पास पहुंचे। यदि आपके पते में कुछ गड़बड़ी होगी तो CO साहब के पास भेज दिए जाएंगे। और सुनी हूँ, इसमें तो मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि ऐसा प्रशिक्षण जैसे हम लोगों की बहनें सिंगर आती हैं चुनाव में, ये इस तरह का प्रशिक्षण उस समय देने की आवश्यकता है जब हमारा चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद, जैसे शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीना, साल भर के बाद ये प्रशिक्षण देने का वो अवसर रखें और प्रदान करें। आने वाले समय में मैं यही चाहती हूँ कि हमारे CO साहब सतना जिला के तरफ से सिंगर जो बहने आए ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए प्रावधान रखें, चाहे अपने सतना जिला में रखें, चाहे दूसरे जिला में रखें, संभाग स्तर, राज्य स्तर के माध्यम से रखें। तो हमारा ये काफी पूर्ति नहीं था जो यहाँ पर सभागार ये प्रशिक्षण का रखा गया महिला सशक्तिकरण का। इसमें मैडम का हमारे बहुत महिलाओं के लिए भारी योगदान रहा है। इसमें हम आप सब मिलकर इस सशक्तिकरण को मैं चाहती हूँ क्षमता और वर्तमान कार्यालय जैसे बना हुआ है, इसका आगे से ज्यादा विकास और सहयोग देने की जरूरत है। आप सब बहनों से मेरी अपील है कि सुनने के बाद आपको यहाँ सभा का सुनी हूँ, जानी हूँ, पर जाने के बाद ऐसा ना लगे कि हम कुछ जानकर नहीं आए हैं, कुछ सीख कर नहीं आई हूँ। जो आपको प्रशिक्षण में दिया गया है ये आप जाकर अपने क्षेत्र में जहाँ तक पंचायती स्तर का है और जो हमारे मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी की संस्था चल रही है, इस संस्था में हम बहनों से अपील करती हूँ कि अच्छा सहयोग और संगठन एक साथ चलने के लिए अपना अनुरोध रखें कि हम एक साथ सब बहन मिलकर चलेंगे। यदि कोई जानकारी किसी बहन को नहीं होती है तो एक दूसरे से
बहन आएंगी बालाजी खरगोन, राजगढ़ और खरगोन दो बहन आए चाहे कि बालाघाट से। मैं बालाघाट तहसील कटंगी क्षेत्र की हूँ और सभी लोगों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को जो जानकारियाँ दी गई हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बताया गया है कि अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से इन कार्यों को क्रियान्वित करें और उनका लाभ उठाएं। आगे चल के इस कार्यक्रम को बहुत बड़ी प्रक्रिया में लेके आप लोग इस कार्यक्रम के साथ साथ अपने गांव और क्षेत्र के सहयोग के माध्यम से इसका अनुभव न कहता है। और कोई आएंगे मंडला राजगढ़ बहुत खुश है, हमारी बहनें आई हैं। मैं ग्राम पंचायत सिंखेड़ा की सरपंच हूँ, जिला खरगोन। तीसरी बार निर्वाचित होकर सरपंच बन रही है, मंच में पहली बार आई हूँ। बहनों, अपने को प्रशिक्षण क्यों सिखाया गया कि अपन घर के चूल्हे चौके को छोड़ के यहाँ तक आ गए। यहाँ से कुछ सीखना है। मैडम ने जो भी अपने अधिकार सीखा है, अपने को झांसी की रानी जैसा लड़ना पड़ेगा। मैं तीसरे कार्यकाल में लड़ के चौथा चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। एक गावड़े की आदिवासी महिला हो तो मैं तीसरा कार्यकाल जीत गई और पुरुष 5 पुरुष हारे। बहनों, मेरे को ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, जो गलती हो माफ कर देना। मैं एक भजन सुना रही यहाँ पे धार्मिक स्थान में देखे। अब सरकार ने अपने को ये योजना बताई, यहाँ तक ले जाती तो लिया। गंगा जी की लहरों में दी है राज रे, गंगा जी की लहरों में दी है राज रे, दी है राज रे मैया, दी है राज रे, नारियों के अमर सुहाग रे। हो माँ गंगा माँ, हे माँ गंगा माँ, गाय गंगा सब माता समान, गंगा जल अमृत के समान, गंगा जैसा निर्मल प्यार रहे, गंगा जैसा निर्मल प्यार। हो माँ गंगा माँ, हे माँ गंगा माँ, गंगा जी की लहरों में दी है रज रे, गंगा जी की लहरों में दी है, हे माँ गंगा माँ। आज के सत्र के इस सत्र के अध्यक्ष हमारे शिव साहब हैं। आदरणीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आदरणीय सीओ साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय हमारे शिक्षण दे रहे हैं मैडम जी और आदरणीय सभी हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए सभी साथी बहन, आप सभी का स्वागत है। आदरणीय मैडम का सीओ साहब का हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब अपने अपने जिला से सभी जनप्रतिनिधियों को बुला के हमको प्रशिक्षित कर रहे हैं, इसलिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और हम ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण में सीखने आए हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाके काम करेंगे। मैं नाम बताना भूल गई, सॉरी। मैं मंडला से आई हूँ, जिला पंचायत सदस्य सावित्री धूमकेती। मैं भी 15 साल से जिला पंचायत में हूँ और सबसे दुआएं भी चाहती हूँ कि मैं अगला चुनाव और लड़ूं। और बताना चाहूंगी, मैं पार्लियामेंट का भी चुनाव फाइट की थी 2004 में। तो सभी महिलाओं को भी मेरी ओर से धन्यवाद। मैं एक आदिवासी महिला होकर भी मैं अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, इसलिए जनता मुझे बार बार भेज रहा है
परिवार का सहयोग है, तो आज एक महिला होकर मैं पार्लियामेंट तक के कम से कम चुनाव लड़ने का, फाइट करने का एक अधिकार रखती हूँ। और क्षेत्र में जाके मेरे यहाँ समूह भी चल रहे हैं। आदरणीय सीओ साहब से बताना चाहूंगी, ये सभी कार्यक्रम आपके जिला से चलते हैं। मेरे यहाँ भी समूह का काम चलता है, मध्याह्न भोजन, उसमें भी मध्याह्न भोजन में भी मैं भाग लेके काम कर रही हूँ, चढ़ बढ़ के काम कर रही हूँ। मेरी महिलाएं आज जो अनपढ़ है, जो समूह चला रहे हैं, इसके बावजूद भी वो हर महीने में 1000 रुपया कमा रहे हैं। निरमा बनाने का काम कर रहे हैं, निरमा पाउडर, और च्यवनप्राश बनाने का काम कर रहे हैं, अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सभी महिलाओं को भी ये चाहती हूँ कि हम कहीं न कहीं से चढ़ बढ़ के आगे आए, अपने घर से भी सहयोग लेके। आदरणीय सीओ साहब हमको पूरे सब कुछ जानकारी देने वाले हैं, मैडम जी हमको जानकारी देने वाले हैं, इनसे हम सीख कर आगे आ सकते हैं। अगर जीना है हमको तो अच्छा से जीना है। मैं कहना चाहूँगी, एक चुटकुला है, मोम की तरह पिघलती है जिंदगी, मोम की तरह पिघलती है जिंदगी, गमों के आग में जलती है जिंदगी, ठोकर लगे बहना तो गम नहीं करना, ठोकर लगकर ही संभलती है जिंदगी। जय हिंद, जय भारत। आ जाइए। माननीय मंच पर प्रणाम। आज इस महिला सशक्तिकरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहाँ मंच पर पधारी हुई माननीय डॉक्टर प्रतिभा जी, माननीय सीओ साहब, माननीय श्री गौरव जी, माननीय अर्पिता जी, और मेरे मीडिया से पधारे हुए मेरे मित्र, और यहाँ जितनी भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उन सबको मेरा बहुत सा स्नेह और आशीष। छोटे से शब्दों में अपनी सारी बातें कहूँ कि यहाँ प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले जो माहौल की जरूरत होती है, जहाँ पे भी हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, सबसे अच्छा तो यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। जब कभी हम कोई किसी कार्यक्रम में जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हमारा मन उद्विग्न हो जाता है। इसको लेकर यहाँ जो लोग भी थे, चाहे वो प्रशिक्षण देने वाले रहे हों, चाहे यहाँ के कर्मचारी रहे हों, या सीओ साहब की तरफ से जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई थी, इस शोध संस्थान से लेकर सारे लोगों का व्यवहार हम लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत मित्रवत रहा, और हम अपनी बात कहने में और यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने में हमें बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत जल्दी सब कुछ सीख पाए। यहाँ जितने भी लोग बैठे, मेरे ख्याल सारे लोग अपने मन में ये अच्छी तरह यहाँ सीखे होंगे, जो हमने 2 दिन में सीखा। बहुत से लोग यहाँ मित्र बन गए, हम सब बहुत ढेर सारे दोस्त हमें मिले, जो आने वाले समय में हम एक दूसरे की सहायता लेके आगे बढ़ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर प्रतिभा जी, जो इतनी बड़ी प्रतिभा की खुद धनी, उनका नाम ही प्रतिभा है, तो उनका व्यवहार कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमें प्रशिक्षण देने के लिए आई है, जो एक दम्भ अधिकारियों में होता है। यहाँ उनमें तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, बाकी अधिकारियों में देखने का। और अपने यहाँ जितनी मातृशक्ति बैठी हुई है, मुझे अभी एक मातृशक्ति कार्यक्रम में मैंने 2 लाइन बोली थी, वो आप सबके लिए सादर समर्पित, कि कोई मुझसे ये बता दे कि मैं अपनी माँ को क्या करूँ। मैंने बहुत सारी माँओं के ऊपर बात करी, हम सभी माइयों में, कोई मुझे ये बता दे कि मैं अपनी माँ को क्या कहूँ। अगर किसी को कुफ्र ना हो तो मैं उसे खुदा कहूँ। तो मेरी उन सारी माँओं को बहुत बहुत स्नेह धन्यवाद। आने वाले समय में हम सब यहाँ प्रशिक्षण के साथ हमने एक बात भी सीखी कि हम आने वाले समय में एक दूसरे के मित्र बने रहेंगे, भले दूर दूर रहें, एक दूसरे से नहीं मिल पाए फोन के जरिए, या वैसे हम एक दूसरे के संपर्क में बने रहें। जो आपके अनुभव हो, जो आपकी दुविधाएं या कष्ट हो, आप मुझे बताएं, और जो मेरी दुविधाएं या कष्ट होंगी मैं आप सबसे शेयर कर सकूं। जब एकजुट हो जाएंगे तो यही सशक्तिकरण होगा, और हम इतनी महिलाएं करके इससे 100 गुने आगे महिलाओं को सशक्त कर पाए, तब ये प्रशिक्षण हमारे लिए सफल होगा। और आखिरी आप सबके उत्साह और अधिकारियों के सहयोग के लिए मैं 4 लाइनों से अपनी बात समाप्त करती हूँ कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, सही राहों की पहचान अभी बाकी है, और अभी तो नापी ही नहीं, मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। जय बहनों, आप लोग इतनी दूर से अपनी जिम्मेदारियां, अपना परिवार सब छोड़ कर आई हैं, और इतने अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से आपने अपने व्यूज, अपनी आवश्यकताएं, अपने विचार रखे। ये हमारे लिए बहुत ही एक अनुकरणीय उदाहरण है, और शायद बहुत दिन बाद इतना अच्छा महिलाओं का की कार्यशाला आयोजित हुई है, और आप लोग का दूर से आना ही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं सबसे पहले इस संभाग के आयुक्त महोदय के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उनके साथ हमने बहुत साल से काम किया है,
और हम लोग की एक ऐसी टीम सी हो गई है। वो यहाँ थे तो एकदम विचार आया कि नहीं, हमको उनके संभाग में ही जाना है, और बात बढ़ गई, आगे तय हुई। उसके बाद मैं धन्यवाद देती हूँ श्री गुप्ता जी। दूसरे दिन हमको फैक्स मिल गया उनका कि गुप्ता जी समन्वयक होंगे, और निरंतर हमसे संपर्क करके उनने हम लोगों को सब सुविधाएं प्रदान की। उनकी टीम में गौरव जी हैं, मिश्रा जी हैं, मैं किसी के नाम रह जाए तो क्षमा करेंगे। सभी ने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आभारी हूँ राज्य योजना मंडल के प्रमुख सचिव माननीय श्री देवेंद्र सिंह साहब, जितनी सहजता से उन्हें हम लोग इसके लिए सहमति दी, स्वयं आए इतनी दूर से, जबकि लोगों को जाके मिलना भी इस तरह के अधिकारियों से मुश्किल होता है। मैं श्री मंगेश त्यागी जी की आभारी हूँ, अर्पिता जी की आभारी हूँ, उन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया। और अंत में मैं आभारी हूँ अपने महानिदेशक की, जो निरंतर सुबह शाम मुझे याद दिलाते थे ये करना ये करना। और हम लोग लंबे समय से कार्यशाला की व्यस्त थी मैं। हम लोग तो वो लोग हैं, आप भी वही हैं कि अपना घर परिवार छोड़ के जब जुट जाते हैं तो हमारे सामने कोई बाधा ही नहीं आती। ऐसा ही यहाँ गुप्ता जी की टीम ने हमको जो दिया, जैसे हम अपने घर में आए, घर से अब जा रहे हैं। आप लोगों के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए कि आपने हमारा कितना हमारे साथ एडजस्ट किया है। मैंने नहीं, आपने मेरे साथ एडजस्ट किया है और इतना हमको सहयोग दिया है। मैं आभारी हूँ इस संस्थान की, श्रीमती नंदिता पाठक जी की, संस्थान के कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जिनने मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई होगी तो आप हमें क्षमा करेंगे। आपके उज्जवल सुखद भविष्य की शुभकामनाएं। आप फिर से आए, हम अगले साल फिर मिले आपसे। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी पूरी गुप्ता जी की टीम ने इतना सा भी नहीं बताया कि नहीं हो सकता, हर चीज के लिए तत्पर। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेंगे। आप फॉर्म अनिवार्य रूप से भेज दे दीजिएगा। आपके प्रमाण पत्र आपके पास 1 सप्ताह में पहुंच जाएंगे। आपको मालूम होगा प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश की शीर्ष संस्था है प्रशिक्षण है, वहाँ के महानिदेशक का आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, इसलिए हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश महिला संसाधन केंद्र हमेशा आपकी सहायता, आपके सहयोग के लिए तत्पर है। किसी भी तरह की सामग्री चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप हमें फोन करें, लिखें, जो भी आप कर सकते हैं। परम आदरणीय हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री आशीष कुमार गुप्ता जी, जिला पंचायत सतना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मंजा सिंह नायक मैडम डॉक्टर प्रतिभा राज गोपाल, और मेरे दोनों साथी दिग्विजय सिंह और सीपी तिवारी। और इस पूरे कार्यक्रम की आधारशिला आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि मैडम ने बताया, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, विजिट ऑफिसर हूँ यहाँ। और चूंकि मुझे आभार प्रदर्शन के लिए आदेश मिला है, और मैं ये मानता हूँ मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं कि आप सभी का आभार प्रदर्शन न कर सकूं, क्योंकि सब मानते हैं मातृशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और उसका आभार प्रदर्शन करना सामान्य बात नहीं है, किंतु आदेश प्राप्त हुआ है। 2 दिन की इस कार्यशाला का जो आयोजन का जो सपना था, वो माननीय कमिश्नर साहब, माननीय मैडम प्रतिभा राज गोपाल और माननीय सर के पूरे दिशा निर्देशन में हम लोगों ने काम किया, प्रयास किया। कितना सफल हुए ये तो आप लोग जानिए, लेकिन निश्चित तौर पर इस आयोजन का जो भी उद्देश्य रहा वो बहुत परम पावन रहा। और आवश्यकता है इस बात की, सशक्तिकरण की जब बात आती है तो बिल्कुल इसकी आवश्यकता कभी खत्म नहीं हो सकती। ये पावन भूमि है चित्रकूट की, इसमें आप सभी यहाँ आए, ये भगवान माना जा सकता है कि भगवान श्री राम की ऐसी इच्छा थी कि आप सब यहाँ दूर दूर से पधारे। और
निश्चित तौर पर जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तो कुछ अच्छी यादें यहाँ से लेके जाएंगे। प्रशिक्षण का सबसे अच्छा उद्देश्य ये होता है कि हम सभी बहुत दूर दूर से आके यहाँ मिल जाते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी कि हम हमेशा उसमें उलझे रहते हैं, हम कभी भी उस रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। जैसे माननीय कमिश्नर साहब कहते हैं कि क्या संडे की महिलाओं की छुट्टी होती है कि आज खाना नहीं बनाएंगे, तो उसी तरह से एक अच्छा माहौल, एक अच्छी सोच के साथ हम लोग यहाँ मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा मौका आता है, आप सभी ने 2 दिन यहाँ अच्छे से इतने बड़े बड़े विद्वानों के संभाषण सुने, उनकी बातें सुनी और योजनाओं के बारे में जाना, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और हमेशा ये बात मैं याद रखता हूँ कि कभी भी कोई काम पूर्ण नहीं होता। हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया जिसमें अपेक्षाएं बहुत थी और हमारी शक्ति और साधन बहुत कम थे। उसमें जो भी त्रुटि हुई हो, मैं मंच पर सबके सामने क्षमा चाहता हूँ और हमने प्रयास किया आप सबको कष्ट ना हो। अगर कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ और अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो उसके लिए माननीय मैडम और सीओ सर हमारे, आप उनको जरूर धन्यवाद करें। यहाँ से जाने के पहले तो दो लाइनें आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। मुझे हमेशा ये बात याद आती है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में किस तरह से काम करते हैं, तो 2 लाइनें मुझे बड़ी पसंद है, मैं आप सबके साथ उसको बांटना चाहूंगा कि कभी हंसी पे रोना आया, कभी खुशी पे रोना आया, कभी हंसी पे रोना आया, कभी खुशी पे रोना आया, जब बात निकली तो हर बात पे रोना आया। और कौन रोता है किसी के लिए है दोस्त, यहाँ हर किसी को अपनी ही किसी बात पे रोना है। धन्यवाद।